सिमरन, ये क्या कर रहे हो आप? अरे यार, ये मुझे क्लासिकल डांस नहीं आता, ये कैसे कथक कैसे यार करूं, मैं बहुत परेशान तो हूँ। मैम, आप ऐसे इंसान को बुला लीजिए जो इसका मास्टर हो। सही कहा, तो बुलाती हैं ऐसे ही उस गर्ल को जो कथक की मास्टर है। तो नन अदर देन स्वागत करते हैं हिमांशी द्विवेदी का। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं हिमांशी द्विवेदी जी से। हिमांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है गेट इंस्पायर्ड। हिमांशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने डांस किस उम्र में स्टार्ट किया था? बेसिकली अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तब मैं 2 साल की थी। एक्चुअली मेरी मम्मी मेरी सिस्टर को लेके डांस क्लासेस जाती थी, तो मैं दीदी के साथ जाती थी कि हाँ चलो ठीक है डांस क्लासेस जा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने उन्हें देखा करते करते, तो उनको देखते देखते मैं करती थी। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा करेगी, इसको सिखाओ। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो दैट इज़ 2 years old। ओके, आपने मतलब 2 साल की उम्र से डांस स्टार्ट किया था। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इंस्पिरेशन रही वो आपकी दीदी रही, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया डांस के लिए। हाँ, इंस्पिरेशन दीदी, और जो सबसे ज़्यादा उसके लिए पुश किया वो मेरी मदर ने मुझे पुश किया। राइट। मम्मी की तो खैर अपना एक अलग ही प्लेस होता है बच्चों की लाइफ में, और जैसा आपने कहा कि मम्मी ने आपको पुश किया आपके उसके लिए, तो ये इस बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। श्योर। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने 2 साल की उम्र में डांस स्टार्ट किया, तो बचपन में जैसे बच्चों का शौक होता है ना खेलने का, कूदने का, क्या आपको उस समय ऐसा नहीं लगता था कि मुझे भी खेलना चाहिए या मुझे भी ये करना चाहिए? आप उस समय डांस सीख रही थी जब आपकी खेलने की उम्र थी तब? या मुझे मतलब लगता था जब बच्चे खेलते थे तो मुझे लगता था कि खेल के क्यों टाइम वेस्ट करें, कुछ ऐसा इनोवेटिव करें। मतलब छोटी सी मुझे था कि मैं कुछ अच्छा करूं। टीवी पे देखती थी छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखती थी मैं कि वो डांस करे, तो घुंघरू एक मेरे लिए खिलौना बन गया था उस समय कि ये पहन के मुझे खेलना है, इससे मुझे खेलना है। तो वो मेरे लिए उस टाइम पे खेलना तो पूरी उम्र ही पड़ी थी। क्या डांस को कैरियर बनाते समय कुछ चैलेंजेस स्टडी में भी फेस करने पड़े आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, बिकॉज मेरी जो क्लासेस होती थी वो डेली बेसिस पर होती थी कि मुझे डेली क्लासेस भी करनी है, स्टडीज़ भी करनी है। तो फैमिली में एक था कि तुमको जो करना है तुम करो, डेफिनेटली करो, बट मुझे स्टडीज़ में इफेक्ट नहीं चाहिए। माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव टू मी कि तुमको जो करना है करो, स्टडीज़ प्रॉपर चाहिए। तो ये था स्कूल से डांस क्लास, स्कूल से डांस क्लास, और डेली का ये रहता था मेरे लिए। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चे की कोई भी ख्वाहिश हो बनने की, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे वो जाए, जरूर जाए, लेकिन अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करे, जिससे आने वाले टाइम में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। राइट। हिमांशी जी, कभी आपके साथ कभी डांस करते समय या परफॉर्म करते समय क्या कभी कुछ घटना घटी या कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हुआ जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? यस, एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारी घटना हुई है। मतलब लोग मुझे बोलते हैं ट्रेजेडी क्वीन के नाम से। मुझे ओह माय गॉड, ट्रेजेडी क्वीन, हम पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। सब लोग बस एक वो ब्राइट फेस जानते हैं मानशिका की, स्टेज पे परफॉर्म किया, तालियां लिया, अवार्ड्स लिए, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है जो बहुत ज़्यादा है। एक मैं आपको घटना शेयर करती हूँ। मैं 6 years ओल्ड की थी, तो झांसी में जो एसएसपी थे उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा था एटा में, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि आप हमारे आओ शो करने। तो आई वॉज ओनली 6 years ओल्ड, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा था चलो विजिटिंग पे हम चलते हैं, पूरा आपको झांसी घुमाते हैं। तो वहाँ पे झांसी का किला, दैट इज़ वेरी फेमस। तो सडनली हम लोग जब जा रहे थे तो काफ़ी पूरा टीम थी, मैं, मम्मी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे हमारे साथ। तो जो काल कोठरी वहाँ पे जहाँ पे जो रानी लक्ष्मी थी उनको सजा देती थी, वो खुला हुआ था। तो मेरे साथ भैया थे, तो उन्होंने ड्यू टू लाइक होते हैं ना कि क्यूरियसिटी कि चलो देखते हैं क्या है। तो हम लोग जैसे ही उसमें गए, मैं 1-2 कदम रखे, इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, विदाउट एनी ऑक्सीजन, कम्प्लीटली डार्क। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया चलते, उन्होंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं। फिर जैसे ही 3rd स्टेप रखा, आई जस्ट फॉल डाउन, मैं नीचे गिरी, और मैं छोटी थी तो मैं पूरी पलट गई, तो मेरा सिर जाके ज़मीन से लगा। तो इट वॉज एन हेड इंजरी, जिसकी वजह से मैं 1 month तक कोमा में थी। डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आपको जीवन में कभी डांस नहीं करना है। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए ड्रॉबैक था, सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक ट्रेजेडी थी। बट आफ्टर जैसी मैं रिकवरी हुई, नहीं मुझे डांस करना है। मतलब 1 महीने कोमा में रहने के बाद, डॉक्टर्स के मना करने के बाद, जो आपका वो घुंघरू से बचपन का प्यार, जो खेल आप खेलते थे, मतलब उसने आपको इंस्पायर किया कि रुकना नहीं है। नहीं। और इसमें आपकी मदर ने भी आपको बहुत रोल मदर ने, फादर ने बहुत कि आपको डांस करना ही करना है। राइट। अच्छा, आपने ये जो कथक की शिक्षा ली वो
कैसे क्या कहाँ से ली है आपने? इनिशियली मैंने कास्कन से नॉर्मल जो डांसेस होते हैं स्टार्ट करा, फिर मैं अलीगढ़ में परफॉर्मेंस देने गई थी। वहाँ पे मुझे मेरी पहली कथक की गुरु डॉक्टर पूनम सारस्वत जी मिली मुझे वहाँ पर। उनसे मैंने 6 साल प्रभाकर का कोर्स किया है कथक के बाद। उसके बाद जब मैं वहाँ पे सीखती थी, उसके बाद मैंने वहाँ पे एक पैम्पलेट देखा था कथक केंद्र चाणक्यपुरी दिल्ली का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग आता है वो, उसके अंडर में आता है और इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस। तो वहाँ जब मैंने देखा महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी सिखाते हैं, राजेंद्र गंगानी जी सिखाते हैं, तो एक ड्रीम बन गया कि अगर अब कथक आगे सीखना है तो वहीं से सीखना है, वरना मैं कथक छोड़ दूंगी। मैंने वहाँ का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, सो वहाँ से मैंने अपना पूरा मास्टर्स ऑफ कथक कंप्लीट किया। हिमांशी जी, जैसे आपने बताया आप रहती कासगंज में थी और ट्रेनिंग आपने अलीगढ़ में ली है, तो क्या वहीं पे रह के आपने ट्रेनिंग ली थी या क्या सफर रहा आपका? नहीं, मैं डेली अप डाउन करती थी, स्कूल से घर आती थी, सीधा बैग पैक किया मम्मी ने, मम्मी और मैं डेली अलीगढ़ जाते थे, वहाँ पे क्लासेस ली, रात को वापस आए, मम्मी बैठ के मुझे ट्यूशन का सारा काम करवाती थी, स्कूल का क्लास वर्क करवाने, देन अगेन स्कूल, देन अलीगढ़, देन अगेन स्कूल, देन अलीगढ़। ये आपकी स्पिरिट है कि डेली 6 साल, आई थिंक 6 साल आपने अलीगढ़, और 6 साल डेली जाना, और शायद बस से आप ट्रेवल करते थे, राइट, बस से डेली अलीगढ़ जाना और अपनी बेटी के लिए लेके जाना। एक मॉम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि अपनी बच्ची की सपनों को साकार करने के लिए, उसको उसके जीवन को जीने के लिए उनको डेली 6 साल तक वो अलीगढ़ लेके जाती थी बस से, और रात को आती थी। और आपकी भी बहुत उसमें मतलब डेडिकेशन रहा कि आपने अपना स्कूल किया, फिर आप आई, आप तुरंत, वरना छोटे बच्चे कहाँ इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उनको लगता है हाँ पढ़ लिए, स्कूल से आ गए और बस हो गया, होमवर्क कर लेंगे, ट्यूशन कर लेंगे। लेकिन उस टाइम में आपका ये मोटिवेशन और ये जज्बा रहा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। माइट भी कह सकते हैं मेरी जीन्स में आया मुझे। मे भी। आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अब डांस नहीं कर सकते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ? अगर गिना जाए तो कम से कम 5 से 6 बार। ओह माय गॉड, 5 से 6 बार ऐसा हुआ कि अब आप डांस नहीं कर सकते? राइट। तो ऐसा क्या हुआ 5 से 6 बार? फर्स्ट तो दैट झांसी वाला ट्रेजेडी, उसके बाद मैं अपनी नानी क्या गई थी, तो नानी क्या मैं 4th फ्लोर से गिर गई थी। माय गॉड, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग माय सेल्फ ट्रेजेडी क्वीन। उसके बाद जब मैं डांस क्लासेस अलीगढ़ जाती थी तो मेरे पैरों में बहुत, क्योंकि हम लोग कथक रियाज करते थे, घंटों का रियाज होता है, पैरों में छाले पड़ गए। पापा ने मना किया नहीं करना है, बट नहीं कि था मुझे करना है। और सबसे ज़्यादा जो मिली वो 2 साल पहले मेरा एक्चुअली आई वाज डूइंग सम रिहर्सल, मेरा परफॉर्मेंस था पुणे में, तो रिहर्सल कर रही थी मैं और मैं स्पिन्स ले रही थी और मैं एकदम से गिरी और मेरा जो राइट नी है उसका लिगामेंट टियर हो गया था। तो दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर माय डांस। फिर भी आपने डांस करना नहीं छोड़ा। राइट। ये एक बहुत बड़ी बात है आपकी लाइफ की, और बहुत कुछ इससे हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके हौसले में, आपका हौसला है या आप कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप जी रहे हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कुछ कोर्सेज या इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं या कुछ करती हैं? यस एक्चुअली मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट भी है नाट्य संस्कृति करके, जिसका जो एक ब्रांच उसका है आपका बेंगलोर में है, एक दिल्ली में है, और आई एम सून प्लानिंग टू ओपन इन कासगंज एज वेल। वेरी गुड, क्योंकि आपके टाइम में, मतलब कासगंज में, आपके टाइम में क्या अभी भी कासगंज में कोई कथक एकेडमी नहीं है, और अगर ऐसा आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप अभी क्या, मतलब जैसे कोविड टाइम आया तो आपने कैसे अपनी एकेडमीज को मतलब मैनेज किया? एक्चुअली बैंगलोर और दिल्ली तो मैं डेली वैसे भी नहीं जा सकती थी, तो मेरा पूरा ऑनलाइन क्लासेस चला। बैंगलोर में जो मेरे पास बच्चे जो एनरोल हैं वो सारे US UK के बच्चे, मतलब आउट ऑफ इंडिया के बच्चे हैं, तो उनके लिए कोर्सेज जो हैं वो सारे ऑनलाइन हैं। बाकी दिल्ली और कासगंज वाले, कभी मैं दिल्ली जाती थी तो मैं उनकी लेती थी, अदरवाइज पूरा ऑनलाइन ही चला है मेरे लिए। ओके, मतलब आप बाहर बच्चों को विदेशों में भी आप ट्रेनिंग दे रही हैं ऑनलाइन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक छोटे से शहर से निकल के, और आज आप बाहर लोगों को सिखा रही हैं। क्या आपसे आप कुछ और भी कुछ किसी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, कोई NGO लाइक कुछ और? हाँ, मेरा एक NGO भी है। एक्चुअली मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके FYIS करके NGO खोला है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चों में उनको एजुकेशन, डांस, सोसाइटी से उनको मिलवाते हैं, उनके लिए फूड सप्लाई, इस टाइप का छोटा छोटा हम लोग काम करते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा NGO है। अगर आपके इस NGO में कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे या आपके साथ उसका हिस्सा बनना चाहे, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है आपके? हाँ, एक्चुअली उसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका एक ब्रांच हम कासगंज में भी खोलने की सोच रहे हैं उस NGO का। एक्चुअली वो भी जयपुर और दिल्ली में ही है। ओके, दैट्स वेरी गुड।
आप अपनी इस जो कथक का सफर है उसमें आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे कहना, आप ये मान लीजिए इंडिया तो कंप्लीट कवर हो ही चुका है, मतलब ऐसा साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कोई भी प्लेस उठा के चारों दिशाओं में आप चारों perform कर दिशाओं चुके में, राइट मतलब जब मैं जाती थी तो नो वन नोज की कासगंज क्या है, अब एवरी वन नोज की कासगंज क्या है। और आउट ऑफ इंडिया मैंने सिंगापुर फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया था, वहाँ पे मैंने पूरा कथक का एक परफॉर्मेंस दिया था, दैट इज ऑफ 15 मिनट्स, वन ऑफ माय लार्जेस्ट परफॉर्मेंस। तो ऐसे मैंने मोस्टली आप बोल सकते हैं हर जगह। आपने मतलब इंडिया के साथ साथ क्या आउट ऑफ कंट्री भी कभी परफॉर्म किया है? सिंगापुर फेस्टिवल Right. ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे कासगंज के बच्चे ने एक सिंगापुर फेस्टिवल में 15 मिनट का कथक परफॉर्मेंस दिया है। ये हम सब लोगों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। आपको इस सब में क्या कुछ अवार्ड्स या किन चीज़ों से आपको नवाजा गया? हाँ, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स, लाइक कला मुनि पुरस्कार ले लीजिए, चेयरमैन अवार्ड ले लीजिए, आपका नृत्य भूषण आप ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे अवार्ड से मुझे मतलब नवाजा गया है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि आपके इतने कम टाइम के स्ट्रगल में आपको, मुझे लगता है कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? अगर आप कथक की बात करें तो कथक में आज मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो आराम से 13-14 साल तो आप कथक की ट्रेनिंग का रख लीजिए। 13-14 साल में आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करना, इतने अवार्ड से नवाजा जाना और आउट ऑफ कंट्री के बच्चों को सिखाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैम वैसे डांस में बहुत सारे मतलब फॉर्म्स हैं, तो आपने कथक को ही आगे एज अ कैरियर ले जाना या उसको आगे बढ़ाना क्यों सही समझा? ओके, सो इसके पीछे एक बहुत छोटा सा एक राज है। हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म कथक है। सो दैट्स ओह माय गॉड, उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो कथक है। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, तो इसलिए आपने अपने यूपी को आगे ले जाने के लिए आपने कथक चूज किया। जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये सब, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया कि मुझे इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहिए? इंस्टीट्यूट भी खोलना है, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बैंगलोर में परफॉर्म करने गई थी, तो वहाँ मैं एक टीचर हैं डॉक्टर लक्ष्मी कार्तिक, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि आप अपना इंस्टीट्यूट खोलो जब आप इतने वेल ट्रेंड हो। और पहले मैंने बिना इंस्टीट्यूट के मैं बच्चों को सिखा रही थी, लाइक कुछ आते हैं सीखते हैं, तो उन्होंने कहा प्रॉपर इंस्टीट्यूट खोलो और उसमें आप अंडर ट्रेनिंग करो। तो वहाँ से मेरा इंस्टीट्यूट का आइडिया हुआ और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट कैसे खोलना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए मुझे। आपके डांस के सफर में जैसे आपने अभी काफी गुरुओं का नाम लिया, क्योंकि बिना गुरुओं के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दोहा भी है, हम बोलते भी है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु ही हमें हर मार्ग दिखाता है, इवन ईश्वर तक जाने तक का मार्ग हमने गुरु से पूछा है। तो आप अपने गुरुओं के बारे में कुछ बताएं कि आपको सबसे ज्यादा जो पुश मिला वो किन गुरु से मिला? ओके, तो सबसे पहले तो मेरी डॉक्टर पूनम सारस्वत जी गुरु थी। सेकंड जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, बल्कि मैं बीच में डांस छोड़ भी रही थी, तो वो मेरे गुरु अभिमन्यु लाल जी, जयपुर घराने के हैं वो। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पुश किया, मतलब अगर आज मैंने कथक को प्रॉपरली सीरियसली लेना और उसको कंटिन्यू करा तो सिर्फ मेरे गुरु अभिमन्यु लाल जी की वजह से। जैसे अभी आपने जिक्र किया घरानाज, तो हम लोग जानना चाहेंगे घरानाज क्या होते हैं? घरानाज, ओके, सो बेसिकली कथक जैसे हम लोग मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, वेस्टर्न करते हैं तो वेस्टर्न में अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग, जैसे हिप हॉप, जैज वगैरह। तो ऐसे ही क्लासिकल में उसको करने का तरीका अलग होता है। तो इस प्रकार से कथक में 4 घराने हैं, बनारस, लखनऊ, जयपुर और रायगढ़ घराना। बनारस घराने की अगर बात करें तो उसमें चमत्कारी नृत्य बहुत होता है, जैसे पलटे खाना, चक्रासन करना, जस्ट लाइक योगा मुद्रास। कथक अगर हम जयपुर घराने की बात करें, जिसमें मैंने ट्रेनिंग लिया है, जयपुर घराने में हमारा फुटवर्क, स्पिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पावरफुल होता है। उसी जगह हम लखनऊ घराने की, लखनऊ बेसिकली नवाबों का शहर है, तो एक अदा होती है उनमें, तो वहाँ पे जो डांस होता है तो उनका जैसे हमने सिंपल किया तो वो धा ये आया, अब जयपुर में हमने किया तो धा ये आया, तो दैट इज द डिफरेंस, वो नजाकत का डिफरेंस है। इसी तरह रायगढ़ घराना इन सब घरानों का मिक्सचर है। एक्चुअली ये आपका 19 के बाद सेंचुरी में बने, और ये बाकी के जो 3 घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस, ये आपके बिफोर 18 सेंचुरीज के हैं घराने।
ये डिफरेंस है। तो ये घरानाज मतलब शायद कि बहुत कम ही पता होगा लोगों को कि घरानाज में मतलब हम तो देखते हैं हाँ कथक हो रहा है, क्लासिकल कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये एक्सप्रेशन कौन मतलब कर रहे हैं तो ये किस घराने से है, ये किस घराने से है। तो आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा थॉट, जैसे क्योंकि हमारा शो का नाम ही है गेट इंस्पायर्ड, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी घटना जिसने आपकी लाइफ को इंस्पायर कर दिया और जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई हो? सबसे पहले तो मेरी सिस्टर जिसको देख के मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया। सेकेंडली मेरी मॉम, एक्चुअली उनका ड्रीम था टू बिकम अ ग्रेट डांसर, क्योंकि वो उस टाइम पे ना माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी वाला जोन चलता था, तो उनको देख के था। बट उस टाइम पे था कि पढ़ाई करना है, हमें ये सब करना है, तो इतना नहीं था। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली। सेकेंडली थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे गुरु अभिमन्यु गुरु जी, जब उनको मैं डांस करते हुए परफॉर्म करते हुए देखती थी ना, और जो एक रिस्पेक्ट मिलता था उन्हें, बस मेरे माइंड में ये था कि ये रिस्पेक्ट मुझे चाहिए। और जब मैं खासकर मैं लोगों को सुनती हूँ ना, अरे वो हिमांशी के फादर है, अरे वो हिमांशी के, तो वो जो एक फील आता है ना, वो इंस्पायर मुझे सबसे ज़्यादा करता है कि हाँ अब करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। आप ये मत सोचो कि इसमें करियर नहीं है। मतलब पर्सनली लोग बोलते थे क्लासिकल में बिल्कुल, डांस में इवन करियर नहीं है। नहीं, डांस में इतना ज़्यादा करियर, अगर आप उसे सीरियसली लो तो आई डोंट थिंक सो कि किसी और फील्ड में इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा, इतना ज़्यादा करियर होगा। रेस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। हिमांशी जी, जैसे अगर हमारे व्यूअर्स चाहें कि हमें इस फील्ड को अपना कैरियर बनाना है, या हमें इस फील्ड में, जैसे बच्चे होते हैं, बहुत बच्चों को आजकल डांस का बहुत शौक होता है, लेकिन क्लासिकल का कम होता है, और पेरेंट्स भी थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं क्लासिकल पे। उनको लगता है कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, वाह हुआ, जस्ट वो हो गया। लेकिन हमारा हर फॉर्म का जो बेस है वो क्लासिकल ही है। जब तक आपका क्लासिकल, जब तक आपका फंडामेंटल नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। तो आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए कि वो क्या करें जो वो भी एक सक्सेसफुल कथक डांसर बन पाए? सबसे पहले तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। आजकल लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल दिए कि हमने ये गाना सीख लिया, हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे। नहीं, प्लीज डोंट डू दिस। सबसे पहले एक अच्छा टीचर लें, उसके अंडर में अच्छी सी ट्रेनिंग लें, बिकॉज अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपकी जो आने वाली जो सीरीज होंगी वो और अच्छी जाएंगी। अगर आपका बेस खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज क्लासिकल जो है वो कहते हैं ना फादर ऑफ एवरी डांस फॉर्म, राइट। तो अगर आप क्लासिकल करते, सी बेसिकली मैंने सिर्फ कथक सीखा है, बाकी अगर आप मुझसे कह दे कि आप कंटेम्प्रेरी कर दो, आप हिप हॉप कर दो, आई कैन डू एनी डांस फॉर्म, ठीक है, बिकॉज मेरे बेस बना हुआ है, मजबूत, मेरे बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी है। मैंने कोई जिम्नास्टिक नहीं सीखा, मैंने कोई कंटेम्प्रेरी नहीं सीखा, बट मेरी बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैंने क्लासिकल को अपना बेस बना के आगे उसको किया है। तो ये है। बाकी आजकल जो लोग गाने परफॉर्म करते हैं वो यूट्यूब से करते हैं, नहीं, उनको बोलो प्रॉपर ट्रेनिंग लें, उस चीज को प्रॉपर सीखें, बिकॉज बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या हिमांशी जी ऐसा पॉसिबल है कि आप यहाँ बैठे बैठे कुछ ऐसा करके दिखाएं जो हमारे व्यूअर्स उसको देख पाएं कि सिर्फ आप यहाँ से भी डांस कर सकते हैं? श्योर, आई वुड लव टू। तो कुछ आप अपना, आपकी कुछ भी ताल या कुछ भी हो तो आप। ताल से तो आई डोंट थिंक सो वो उसको समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा सॉन्ग है मोहे रंग दुलाल, आजकल सभी लोग सुनते होंगे, तो उस पे मैं छोटा सा थोड़ा सा करती हूँ। वेल, आई एम नॉट अ गुड सिंगर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगी। जैसे हमारे मोहे रंग दो लाल एक गाना है, ठीक है, इसके हम अलग अलग मीनिंग्स निकाल सकते हैं। एक तो वो कृष्ण और क्या कहते हैं, नायक और नायक के संदर्भ में। बेसिकली जब हम कथक डांस करते हैं तो दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लड़का लड़की नहीं बोलते, कृष्ण राधा नहीं बोलते, हम नायक या नायिका बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नायिका है वो नायक से बोल रही है मोहे रंग दो लाल। अब रंग दो लाल बहुत सारे डिफरेंस में, या तो गुलाल से, या अपने प्यार से, या अपनी वो एक दीवानी, एक रुमानी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 एक्सप्रेशंस में लिखूंगी, जस्ट लाइक आपका पहले जाएगा मोहे रंग दो लाल, यहाँ पे हमने गुलाल से दिखाया। सेकंड जब हम इश्क का करेंगे तो मोहे रंग दो लाल, यहाँ पे हमने अपना इश्क वाला दिखाया। अब जो इधर ना ये हम प्यार में पागल हो जाती है, रूहानी वाला हो जाता है, तो मोहे रंग दो लाल। वाओ, अमेजिंग, Like this. अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि इनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। को किसी भी चीज के लिए आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थैंक यू सो मच हिमांशी जी कि आप आए और आपने हम लोगों के साथ अपना पूरा लाइफ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, आपकी जर्नी से,
से बहुत इंस्पायर्ड होंगे और ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मोमेंट होगा कि अगर कोई एक भी इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर होता है और उसकी लाइफ चेंज होती है। तो थैंक यू सो मच। Thank you for so coming. much for inviting me also. Thank you so much everyone for inviting me, for seeing me and for giving me this opportunity so that I can share my whole life with you. Thank you so much. Thank you so much.